गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लाया हूँ। कक्षा 9 का है, एकम कसौटी गणित गणित का वीडियो है। इसके अंदर मैंने अच्छी तरह सारे जितने भी सवाल हैं सबके हल दिए हैं मैंने, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पहले अपने आप कोशिश करना है, उसके बाद जहाँ पे संदेह हो तब इस वीडियो का उपयोग करना है समझने के लिए, ठीक है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उसमें दिया है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले दिया है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप खाली जगह नहीं हो सकता। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप खाली जगह नहीं हो सकता। तो खाली आप इतना जान जाओ कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनमें क्या होता है, उनका जो दशमलव प्रसार है, उनका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अनंत है, अनंत मतलब अशांत है तो भी चल जाएगा, वो भी परिमेय संख्याएं में आ जाएंगी। और अनंत और पुनरावर्तित हो रहा है, यानी आप भाग दे रहे हो किसी संख्या से, वो अनंत आ रहा है और पुनरावर्तित हो रहा है तो भी वो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर वो अनंत और अनावृत यानी अनंत आता जा रहा है लेकिन वो पुनरावर्तित भी नहीं हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे, उन्हें हम अपरिमेय। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अनंत और अनावृत को हम दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्याएं होंगी। चलो अब हम दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमको दिया है, अध्याय 2 का है। इसमें दिया है एक बहुपदी दी गई है हमको का एक गुणनखंड x+3 है। तो हमें मालूम है कि अगर किसी बहुपदी का कोई गुणनखंड होता है तो उससे इसको अगर हम क्या करें, भाग दें, तो शेष कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। शेष हमेशा 0 आता है। अब इसने हमको बोल दिया गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, x+3 का उपयोग करेंगे। इस तरह से x+3 यह बहुपदी x की घात 3 धन 2x² माइनस ax माइनस 18 का गुणनखंड है, इसलिए x+3 बराबर 0। 3 को हम बॉर्डर क्रॉस कराएंगे बराबर के इस तरफ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। अब x बराबर -3, x की यह कीमत क्या कर देंगे, हम इस बहुपदी के अंदर रख देंगे और उसको हम हल कर देंगे। तो देखो इस तरह से हमको पता है कि जो गुणनखंड होता है उसकी कीमत बहुपदी में रखोगे तो शून्य आएगा उत्तर। तो ऊपर की बहुपदी में हमने जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने क्या लिखा, -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे -18 है। अब देखो -3 का घन करोगे तो 3 का घन 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 और घात 3 है, इसलिए क्या आएगा, -27 आएगा। उसके बाद दूसरा है 2 गुणे -3 का वर्ग, -3 का वर्ग है तो यहाँ पे आएगा 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, घात 2 है इसलिए धन में आएगा। यहाँ पे देखो ये चर और अचर का गुणा है, 3 के साथ 1 का गुणा किया तो 3 हो गया, लेकिन वहाँ पे ऋण और ऋण दोनों में ऋण है इसलिए धन आ गया, -18 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम संख्या को संख्या के साथ हल करेंगे और चर को चर के साथ, लेकिन यहाँ पे चर 1 है इसलिए यहाँ पे हो गया -27, 9 दूनी 18, 3a और -18। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 धन में है और 18 ऋण में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इस तरह से कट जाएंगे। कटने के बाद बचेगा -27 धन 3a बराबर 0। अब इधर तो आपको पता है 3a बराबर 27 आया, हमको चाहिए थी क्या, 3 की कीमत, सॉरी हमको a की कीमत चाहिए। तो 3 को हम बॉर्डर के इस तरफ लेके आएंगे तो वो गुणे में है तो बटे में आ जाएगा और इस तरह से हम उसको भाग दे देंगे तो 3 से भाग दे देंगे तो 3 9 27, तो a बराबर क्या आएगा, धन 9 आएगा। a बराबर धन 9 आएगा, ये आपके सी वाला उत्तर आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमको दिया है कि ये चैप्टर नंबर 5 में से है कि दो भिन्न बिंदुओं से खाली जगह रेखाएं गुजरती हैं। अगर केवल एक ही बिंदु है उसमें से असंख्य रेखाएं गुजरेगी। कितनी रेखाएं गुजरेंगी, असंख्य रेखा।
लेकिन अगर दो बिंदु भिन्न दिया है, देखो ये आकृति बनाई गई है, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तो इसमें से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। चौथा देख लेते हैं, चौथा संभावना में से है 15वां चैप्टर। गैर लीप वर्ष के फरवरी के महीने में 5 सोमवार होने की संभावना। अब गैर लीप, तो ये जो वर्ष है ये भी गैर लीप है। आप देखो फरवरी के कैलेंडर में 28 दिन आते हैं, 28 दिन आएंगे। अगर हफ्ते के 4 दिन हैं, ठीक है, तो हफ्ते के 7 दिन हैं, तो 7 चौक 28 होगा। यानी सारे सोमवार मंगलवार ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। 5वां सोमवार नहीं आ सकता। ये कैसी घटना हो गई? असंभव घटना हो गई। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? आपको पता होगा, 0 होती है। तो फरवरी में 28 दिन होंगे, जिससे फरवरी में 5 सोमवार नहीं हो सकते, जिससे संभावना 0 होगी, असंभव घटना है। इसलिए देखो, आपको ये सब लिखना नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये सब समझा दिया है, खाली आप कॉपी कर लो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, विभाग बी पे आ जाते हैं। विभाग बी के सवाल 2-2 नंबर के हैं। इसमें आपको दिया है 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। ये चैप्टर नंबर 1 का सवाल है। इसके अंदर हमको एक सूत्र का उपयोग करना है कि ये वाला a की घात m हो, a की घात n हो। अगर दोनों घातें नीचे का पद समान हो तो ऊपर का जोड़ हो जाता है। ऊपर का क्या हो जाता है? जोड़ हो जाता है। ठीक है, ऊपर का जोड़ हो जाएगा। तो अब देख लो किस तरह से जोड़ हो जाएगा। ये 2 तो वही रहेगा, ये ऊपर का जोड़ हो जाएगा इस तरह से। अब इसको हल कैसे करना है? देख लो, इधर 2/3 है प्लस 1/5 है। सबसे पहले हम लसा ले लेंगे। लसा लेने के लिए हम क्या करेंगे? इसका लसा आएगा 15, 5 तिहाई 15। यहाँ पे 3 से गुणा, यहाँ पे 3 से गुणा। जो काम नीचे करो वो काम ऊपर करो। यहाँ पे भी 5 से गुणा करना है और यहाँ पे भी 5 से गुणा करना है। जो काम ऊपर, नीचे हमको 15 बनाना है। तो ऊपर आया 5 दूनी 10, धन 3 एकम 3/15। 13 ऊपर 13/15 आ गया। देख रहे हो, 13/15। इस तरह से हल कर दिया गया है और आपका उत्तर आ गया 13/15, ये सूत्र का उपयोग करके। अब दूसरा जो है उसके अंदर ये सवाल दिया हुआ है। इसमें देखो नीचे का पद असमान है लेकिन ऊपर का घातें समान है। तो घातें समान, उसके लिए ये सूत्र था a की घात m गुणे b की घात m। देखो a और b पद दोनों अलग अलग है, लेकिन m जो है वो समान है दोनों में, इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों को गुणे में ले लो, a और b को साथ में ले लो और m को कॉमन ले लो ऊपर, इस तरह से। तो अंदर कॉमन ले लिया 7 8, 7 गुणे 8, 1/2, 7 8 56, 56 की घात 1/2, इस तरह से आपका हो गया। अब आगे देख लो, ये सवाल हमने किया था उसी तरह से है। एक बहुपदी दी है, x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। x माइनस ए से भाग देने का मतलब है x माइनस ए बराबर 0 ले लेना है और a को हम बॉर्डर क्रॉस कराएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब ये जहाँ पे भी इस सवाल में जहाँ पे भी आपको x दिखता है वहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? a। तो पहले px वाला समीकरण हो गया हमारा, बाद में हमने pa वाला समीकरण बनाया। तो जहाँ जहाँ पर x था देख लो वहाँ पर मैंने a ले लिया। अब हल कर दो, x की घात 3 था तो a की घात 3, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 6a हो गया। अब हल कर दो, ये a की घात 3 हो गया। अब इन दोनों को जब हम हल करेंगे, a की घात 1 और a की घात 2, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका? दोनों मिला के हो जाएगा a की घात 1, हाँ, दोनों मिला के हो जाएगा a की घात 3। उसके बाद आया 6a और ये आ गया। अब देखो आप, a की घात 3 से a की घात 3 कट गया क्योंकि एक धन है एक ऋण है। 6a में से 1a आ गया तो उसको हमने घटा दिया तो 5a आ गया, यानी शेषफल का आ गया आपका 5a आ गया। अब इसके बाद परिभाषाएं दी गई हैं, परिभाषाएं आप लिखना और आप आकृति भी उसके साथ बना देना। ठीक है, तो परिभाषा क्या दिया हुआ है कि समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं जब भी आए तब तुरंत आपके दिमाग में ट्रेन की पटरी याद आ जाना चाहिए। तो ऐसी 2 या 2 से अधिक रेखाएं जिनके बीच का लंब अंतर समान हो तो उन्हें क्या कहते हैं? हम समांतर रेखाएं कहते हैं। देखो ये आकृति बनाया है मैंने, इसमें क्या एक रेखा है, ऐसे बहुत सारी रेखाएं बना सकते हो आप, बहुत सारी रेखाएं बना सकते हो। इनके बीच का जो लंब अंतर है, इनके बीच का ये जो लंब अंतर है, ये अंतर वो समान होता है। ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते क्योंकि बीच का लंब अंतर समान है, तो प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। तो उन्हें क्या कहते हैं? हम समांतर रेखाएं कहते हैं। इसके बाद आ जाता है लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं क्या होती हैं? लंब रेखाएं जो रेखाएं
परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित तो करती हैं, लेकिन कितने अंश पे? 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? हम लंब रेखाएं कहते हैं। कैसी करती हैं देख लो, एक रेखा समझ लो ये है और दूसरी रेखा इसको प्रतिच्छेदित कर रही है इस तरह से, लेकिन कितने अंश पे प्रतिच्छेदित कर रही है? सब 90 अंश पे प्रतिच्छेदित कर रही है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है? लंब है। ये देखो मैंने आकृति बनाया है, इस तरह आकृति बना लेने का। उसके बाद वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? ये रहा आकृति वृत्त की त्रिज्या। ये देखो एक रेखाखंड है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? एक रेखाखंड है। और आपको पता है किसी भी रेखाखंड के क्या होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं। किसी भी रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। तो किसी भी रेखाखंड का एक अंत बिंदु केंद्र पर हो और दूसरा अंत बिंदु कहाँ पर? वृत्त पर हो, वृत्त का हो या वृत्त पर हो, तो उससे उस जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड हम क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। तो ऐसा रेखाखंड जिसका एक अंत बिंदु केंद्र पर हो और तथा दूसरा अंत बिंदु वृत्त का अंत बिंदु हो या वृत्त पर हो, ऐसे रेखाखंड को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद आ जाओ वर्ग पर। वर्ग क्या होता है? कि ऐसा चतुर्भुज, वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला है। एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ये चारों भुजाएं समान होती हैं, तथा उनके बीच, चारों भुजाओं के बीच जो कोण बनता है वो सब क्या होता है? 90 अंश का, यानी समकोण बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब 8वां सवाल देख लो, प्रायिकता का। 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला जाता है। उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है, क्या क्या प्राप्त होता है? पहले प्राप्त होता है दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए? चित्त आता है। दोनों सिक्कों पर क्या आता है? चित्त आ जाए 105 बार। कुल परिणाम कितने हो गए? 500। अब इसका सूत्र है कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 105 और कुल परिणाम कितने हैं? 500। जब आप इसको 5 से भाग दे दोगे ऊपर वाले को तो 21 आ जाएगा, नीचे वाले को 5 से भाग दे दोगे तो 100 आ जाएगा। इसके बाद इसका भाग नहीं जाएगा, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा पहले का 21/100। ठीक है। दूसरा उसने बोला है कि एक चित्त आए, एक चित्त आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 275 बार आया, मतलब 500 बार उछाला, उसमें एक चित्त आ रहा था, तो कितनी बार ऐसा हो रहा था? 275 बार। कुल परिणाम की संख्या तो 500 ही रहने वाली है। अब सूत्र वही रहेगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 275 और कुल परिणाम 500। ठीक है। अब इसको भाग दे दो, पहले 5 से भाग दो, पहले 5 से भाग दे दिया तो ये 55 हो गया, ये 100 हो गया। अभी इसका भाग और 5 से जाएगा तो ये 11 हो गया और ये 20 हो गया। तो आपका उत्तर हो गया 11/20। अब सी वाला जो है, कोई भी चित्त ना आए, एक बार भी चित्त नहीं आया। आप सोचो, आप एक बार भी चित्त नहीं आया तो क्या आया? 120 बार पट आया। तो अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 120/500। 0 से 0 काट दिया हमने, 0 से 0 हमने काट दिया। उसके बाद बचा 12/50। अब इसको हमने काट दिया 2 से तो 25, ऊपर 6 आ गया। ये आपका तीसरे का उत्तर हो गया। अब ये सवाल जो है अध्याय पहले का है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल है। देखो इस सवाल को मैंने गाइड की मेथड है, प्रदीप की मेथड है, उससे अलग बताया है आपको, तो ध्यान से समझना। इसमें आपको एक संख्या दी गई है जो क्या है? परिमेय संख्या है, 0.999। मतलब ये क्या है? अशांत है लेकिन आवर्ती है। उसको हमको P/Q के रूप में लिखना है। हमको मालूम है सभी परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये सरल मेथड है, आप इसी मेथड से करना। माना कि x बराबर, जो आपको दिया है पहले आपको उसको x मान लेना है, वो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आपको ये देखना है कि कितनी संख्याओं का पुनरावर्तन हो रहा है। इसमें खाली 9 है जो बार बार पुनरावर्तित हो रहा है, यानी कितनी संख्या पुनरावर्तित हो रही है? खाली एक संख्या पुनरावर्तित हो रही है। अगर एक संख्या पुनरावर्तित होती है तो 10 से गुणा करना है, 2 संख्या पुनरावर्तित होती है तो 100 से करना है, 3 संख्या पुनरावर्तित होती है तो 1000 से करना, ये ध्यान रखना है, गुणा करना है। अब देखो, अब क्या करेंगे? ये इसमें एक ही संख्या पुनरावर्तित हो रही है तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी 10 से गुणा करूँगा और यहाँ पे भी 10 से गुणा करूँगा। तो आगे तो मैंने 10 से गुणा किया तो ये 10 हो गया। अब देखो इसको आप जब 10 से गुणा करोगे तो इस तरह, देखो मैंने गुणा करके बता दिया है। पहले आप पूरी की पूरी संख्या लिख दो, 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद पीछे से 4 अंक पे काउंट गिनती देखो, 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव लगा देना है।
इस तरह से आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 2। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करोगे आप, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। तो समीकरण 2 ऊपर लिखना है, समीकरण 1 नीचे लिखना है। ये रहा समीकरण 1 और 2, और घटा देना है दोनों तरफ। 10x में से 1x गया तो 9x आया। अब ये सिंपल सी बात है, देखो यहाँ इसको घटाओगे तो 0, इसको घटाओगे 0, ये भी 0, ये भी 0, खाली यहाँ क्या बचेगा 9। यानी आपके पास क्या बचा, 9x बराबर 9 बचा, 9x बराबर 9 बचा। अब 9 को आप बॉर्डर क्रॉस कराओ तो x बराबर 9/9, 9 से 9 कट गया तो आपका उत्तर आ गया 1। अब आपको देख के लग रहा होगा कि आपके पास तो 0.99999 आ रहा है, लेकिन उत्तर तो 1 आ रहा है, यानी इन दोनों के मतलब कोई अंतर नहीं है। हाँ, लगभग ये समान है, थोड़ा सा बहुत मामूली सा अंतर है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि आप उसके लिए क्या कह सकते हो। आपको आश्चर्य लगता है? हाँ, इससे हमें यह पता चलता है कि 0.9999 और 1 में मतलब दोनों जो है एक लगभग बराबर है, बहुत मामूली सा अंतर है। यानी जहाँ पे 0.9999 है उसकी बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कोई आपसे 99 पैसा मांगता है, भाई मुझे 99 पैसा दे दो, ठीक है, 99 पैसा, तो आप क्या करोगे, उसको 99 पैसा दोगे या 1 रुपया दोगे? 1 रुपया दे दो नहीं, तो वही बात है इसमें। इसके बाद आ जाओ 10वें सवाल पे। 10वें सवाल पे दिया है x एक बहुपदी दिया हुआ है, इसको भाग देकर शेष ज्ञात करना है। भाग देना है, शेष ज्ञात करना है। देखो बहुत लोग क्या करेंगे पता है, इस तरह से भाग देने लगते हैं, x+1 और x3+3 इस तरह से भाग देने लगते हैं। अभी हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये कब करने का, जब हमको भागफल पूछा गया। जब भागफल पूछा गया तब ये करना है। ये तो सिंपल सवाल है। इसके अंदर जो आपको दिया है उसके बराबर 0 ले लो, 1 को बॉर्डर क्रॉस कराओ, x बराबर -1 हो जाएगा। अब इस समीकरण के अंदर सब जगह जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपको क्या रख देना है, -1 रख देना है और हल कर देना है। तो इस समीकरण में सब जगह मैंने -1 रख दिया, कहाँ पे, जहाँ पे x था। तो देखो -1^3 + 3 -1^2 धन 3 -1 धन 1। अब क्या कर रहे हो, -1^3 है तो धन ऋण 1 हो जाएगा, इधर 1^2 है इसलिए धन हो जाएगा, इधर हमने गुणा किया 3 एकम 3 -3 हो गया +1 हो गया। अब देख लेते हैं किसके साथ जोड़ घटाव करते हैं। -1 3 -3 +1, तो आप देख सकते हो ये -1 है तो इधर +1 है, इधर +3 है तो -3, अंत में उत्तर क्या आ गया, 0 आ गया। अंत में उत्तर 0 आ गया, यानी शेष क्या आ गया आपका, 0 आ गया। अब दूसरा से रख के देखते हैं। देखो अब दूसरा सवाल जो है वो मैंने यहाँ तक हल कर दिया है। इसके बाद इसको आपको खुद करना है, ठीक है, और आपका जो उत्तर आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना कि इसका क्या उत्तर आ रहा है। तो 5 + 2x = 0 ये दिया हुआ है। जैसे हर सवाल करते थे वैसे एक एक करके बॉर्डर क्रॉस कराओ। पहले हम 5 को बॉर्डर क्रॉस कराए तो -5 हो गया। अब 2 जो है वो गुणे में है तो कहाँ पे आ गया, वो बटे में आ गया। अब जो आपका बहुपदी है ऊपर, वहाँ पे x की जगह हमको क्या लिख देना है, -5/2 लिख देना है, -5/2 लिख देना है। तो -5/2 की घात 3 + 3 -5/2 की घात 2 + 3 -5/2 + 1। अब एकदम सरल है, आपको बता तो देता हूँ कैसे करना है। देखो 5 की घात 3 करोगे तो 125 हो जाएगा, -125, 2 की घात 3 करोगे तो 8 हो जाएगा। देखना इसका माइनस नहीं होगा, खाली एक ही माइनस आएगा। अब इधर देखो 5 की घात 2 करोगे तो 25, 2 की घात 2 करोगे तो 4, तो 3 × 25/4। इस तरह से आपको करते जाना है और उनको हल करना है। कुछ जो कटता है उसको काट दो और लसा की जरूरत पड़ती है तो लसा लेके उसको हल कर दो। अब जो तीसरा सवाल दिया वहाँ x बराबर x दिया है, खाली क्या दिया है, x से भाग देना, तो हम उसके बराबर 0 ले लेंगे। x बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। सबके बराबर 0 लिया है, x के बराबर 0 ले लेंगे। तो जहाँ पे भी x रखा है सब जगह हमने 0 रखा है, और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। बचा खाली क्या, 1। किसी भी संख्या का वर्ग करो, घन करो, 0 का घन करो, वर्ग करो या गुणा करो तो वो 0 ही आता है। इसके बाद आ गया 11वां सवाल, ये आपका चैप्टर नंबर 5 का सवाल है। उसमें ऐसा दिया है कि एक रेखाखंड है AB, एक रेखाखंड AB, उसके मध्य उसमें एक बिंदु स्थित है B, उसी ए रेखाखंड पर बिंदु C। लेकिन क्या दिया है, AC बराबर BC। अतः आप आकृति में देख सकते हो कि AB एक रेखाखंड है, लेकिन क्या होना चाहिए, AC और BC दोनों बराबर होने चाहिए। कब बराबर होंगे, जब C उसके मध्य में होगा, तभी ये भाग और ये भाग तभी बराबर होगा। ठीक है, अब ये सब प्रश्न में दिया हुआ है।
वो लिख देने का हमको दिया है। अब देखो आकृति पर से हम क्या लिख सकते हैं कि AC जो है वो BC के बराबर नहीं, AC को अगर मैं BC के साथ जोड़ देता हूँ तो हमको क्या मिल जाता है, पूरा AB मिल जाता है। पूरा क्या मिल जाता है, AB। इसलिए AC प्लस BC बराबर AB हो गया। उसके बाद अब जहाँ पे BC है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AC। क्यों, क्योंकि हमको क्या सिद्ध करना है, AC बराबर AB। BC का नामो निशान नहीं है यहाँ पे, तो BC की जगह हम क्या लिख देंगे, AC। तो हमने BC की जगह AC लिख दिया बराबर AB। कहाँ से लिख दिया, अपने मर्जी से नहीं, क्योंकि AC और BC बराबर है। अब आप देख सकते हो AC और AC कितने हो गए, 2 AC हो गए और बराबर AB हो गया। अब 2 को हम बॉर्डर क्रॉस करा देंगे, इस तरह लेके आ जाएंगे, तो 2 गुणे में है तो कहाँ पे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इस तरह से सिद्ध हो गया कि AC बराबर 1/2 AB। ओके। अब अंतिम सवाल है ये सवाल है कि इसके अंदर ऐसा दिया गया है कि एक कंपनी ने यादृच्छा 2400 परिवार को चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। आपने समझ लो सोसाइटी में सर्वेक्षण किया कि उनकी जो आय है वो 7000 से कम है, तो उनके पास, जिनके पास एक भी वाहन नहीं हो ऐसे 10 लोग हैं, एक ही वाहन हो ऐसे 160 लोग हैं, 2 वाहन वाले कितने लोग हैं, 25 है, और 2 से अधिक वाहन वाले एक भी नहीं है, जिसकी आय कितनी है, 700 से कम है। ठीक है। दूसरा है 7000 से 10,000 हो, तो ये दिया हुआ है। तीसरा है 10,000 से 13,000 आय वाले लोगों के पास वाहन की संख्या दी हुई है, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो प्रश्न का सवाल का उत्तर दिया है, मतलब प्रश्न दिए हैं वो देखना है। तो पहला जो आपका प्रश्न है इसमें दिया है कि आय कितनी होनी चाहिए, 10,000 से 13,000 प्रति माह है, उसके पास ठीक 2 वाहन है। ठीक है। तो पहले तो कुल परिवारों की संख्या वो हर जगह आएगा 2400। अब आपको 10,000 से 13,000 प्रति माह हो और उसके पास कितने वाहन हो, 2 वाहन हो। देखो 10,000 से 13,000 हम देख लेते हैं क्या है। अब ये 10,000 से 13,000 है, 10,000 से 13,000 वाली लाइन देखो आप ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इस लाइन खींच देनी है पेंसिल से। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद अब देखना है कि 10,000 वाले तो हो गए, लेकिन उसमें 2 वाहन वाले ये रहे। 2 वाहन कहाँ मिल रहा है, ये दोनों, ये यहाँ पे मिल रहा है 29 है। क्या जाएगा, 29। तो 29 ऐसी संख्या है जिसके पास 2 वाहन है, और कुल कितने परिवार थे वो देख लो। इस तरह से लिख देंगे हम, इस तरह से लिखेंगे कि कुल परिवारों की संख्या ये रही। परिवारों की संख्या जिनकी आय 10,000 से 13,000 प्रति माह है और उसके पास 2 वाहन है, ये हमने अभी ऊपर निकाला। कैसे निकाला है, 29 है। प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 29 है और ये 24 है, और आपको इस तरह से उत्तर लिख देना है। अब दूसरा जो सवाल था वो देख लो। दूसरा दिया है कि 16,000 रुपये या इससे अधिक हो, उसके पास ठीक 1 वाहन हो। अब देख लेते हैं, 16,000 रुपये उसकी आय हो और वो ठीक उसके पास क्या हो, 1 वाहन हो। तो 16,000 या उससे अधिक, ये आ गया, ये वाली लाइन आ गई आपकी, 16,000 या उससे अधिक, लेकिन इसके बाद एक वाहन हो, ठीक 1 वाहन। तो 1 वाहन वाला कॉलम ये रहा, कितना आया, 579 आ गया, 579। तो 57 जो 9 है उसका उपयोग करना पड़ेगा हमको। कुल परिवारों की संख्या तो वही रहेगी, कुल परिवारों की संख्या 2400। परिवारों की संख्या जिनकी आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास ठीक 1 वाहन है, कितने हैं, 579। ये आपको किताब में से लिखना है, अपने आप कहीं ढूंढने जाना नहीं है। अब प्रायिकता क्या हो गई, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम, ये रहा। इसको आप भाग दे दोगे, पहले हमको किससे भाग देना है, ये 3 से भाग देना है। 3 से भाग दे दोगे तो आपका ये आ जाएगा। इस तरह से आपका हो गया उत्तर। अब तीसरा क्या पूछा है, देखो तीसरे में पूछा है कि परिवारों की संख्या जिनकी आय प्रति माह 7,000 से कम हो और उनके पास कोई वाहन ना हो। 7,000 से कम हो और उनके पास कोई वाहन ना हो। तो देख लो आप, 7,000 से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है। देख रहे हो आप, कितना हो सकता है कोई वाहन, यानी 0 वाहन वाला, तो कितना आएगा, 10। तो 10/2400 हो जाएगा। 10 बटे क्या हो जाएगा, 2400। इस तरह से ये 2400 हो गया। 7,000 से कम, उसके पास कोई वाहन ना हो, 10। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, तो 0 से 0 कट गया, 1/240 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये सवाल हो गया। अब इसके बाद वाला जो सवाल है
जो आपकी उसमें दिया हुआ है टेस्ट में, वो ऐसा दिया है, हाँ, कि जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढना है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। ये मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपको अपने आप करना है। एक से अधिक वाहन नहीं है यानी कहाँ तक वाहन है, एक तो वाहन है, कम से कम जीरो वाला तो है ही, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जीरो हो सकता है और एक से अधिक नहीं है यानी यहाँ तक हो सकता है। इतने सारे लोग हैं, एक से अधिक यानी दो हो गया और उससे अधिक ये हो गया यानी ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब का जोड़, इसका और इसका सबका जोड़ करना पड़ेगा, और जोड़ करने पर जो आएगा वो आपका हो गया अनुकूल परिणाम हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपको, कुल परिणाम 2400। उसको आप हल कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मैंने 2 सवाल दे दिए हैं।